इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण, ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण का पहला क्लास, ठीक है। और इस व्याकरण में संस्कृत व्याकरण में पहला क्लास करेंगे वर्ण विचार के बारे में, ठीक है ना। ये आपका पहला क्लास रहेगा किसके बारे में, तो वर्ण विचार के बारे में, ठीक है ना। हम लोग वर्ण विचार के बारे में जब इस क्लास में अध्ययन करेंगे, सबसे पहले एक देखते हैं कि ये जो वर्ण होता है, ठीक है ना, वर्ण क्या होता है। यानी ये सबसे पहले हम लोग क्या देखिए, तो वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए वैसे इसमें जो हम लोग को एमसीक्यू जो प्रश्न है, एमसीक्यू, ठीक है, इस प्रश्न से ज्यादा हम लोग को मतलब है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग समझने के लिए जो इसको व्याख्या सहित हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो समझने के लिए हम लोग को यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वर्ण जो है वह किसे कहते हैं। तो लिख रहे हैं कि शब्द का वह खंड, ठीक है ना, शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा न हो सके, मतलब फिर उसके बाद से उसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। कि शब्द का वह खंड यानी सबसे छोटी इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वर्ण होता है, ठीक है। तो इसको क्लियर रखिएगा कि शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा न हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। चलिए अब एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये आखिर जो टुकड़ा जो हम लोग को कहना है, टुकड़ा का मतलब क्या होता है, ये शब्द कहने का अर्थ क्या है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे हम लोग लिखे हैं राम, क्या लिखे हैं, राम, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखे हैं राम। अच्छा अब इसका कर है कि टुकड़ा, ठीक है ना, कि शब्द का वह खंड जिसका टुकड़ा ना हो सके, तो ये तो मान लेते हैं कि राम क्या हो गया, शब्द हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए हम लोग टुकड़ा कैसे करते हैं। जैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ से र निकलेगा, क्या निकलेगा, र। अब ये र में क्या लगा है, तो आ। फिर यहाँ से हम लोग म को देखेंगे, तो म में देखिए यहाँ से म निकलेगा, और इस म में क्या है, ओ है। तो ये हम लोग पूरा क्या निष्कर्ष निकाले कि ये जो राम था, राम एक शब्द था, क्या था, शब्द। और इसको तोड़े हम लोग तो क्या मिला, इस शब्द को तोड़े तो क्या मिला, र मिला, आ मिला, म मिला और अ मिला। तो इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। ये जो टूटा हुआ जो अंश है यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, ठीक है ना। और ये आप देखिएगा कि अब फिर अब इसको जो है ना हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग चाहेंगे तोड़ने के लिए तो नहीं तोड़ेंगे, यही जो है हमारा वर्ण कहलाता है। अर्थात इससे आप एक निष्कर्ष हम लोग ये निकालते हैं कि ये जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वर्ण है, ठीक है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे पहले याद रखिए कि शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा ना हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। चलिए उसके बाद से अगला हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए इसको संस्कृत में, ठीक है ना, संस्कृत में जो वर्ण है वह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के, तो वर्ण जो है संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से दो प्रकार के वर्ण होते हैं संस्कृत में। तो सबसे पहले स्वर वर्ण, कौन सा, स्वर वर्ण, और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो ये तो आपका यहाँ से जो है तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि शब्द का वह खंड, ठीक है ना, शब्द का वह खंड जिसका टुकड़ा न हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे जो हम लोग वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण। कि संस्कृत का वह खंड जिसका टुकड़ा ना हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगला पॉइंट आपको बताएं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो याद रखिएगा वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला निकला है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कि संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताए, तो स्वर वर्ण, कौन सा, स्वर वर्ण। अच्छा इसमें से एक क्वेश्चन ये निकलेगा, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वर वर्ण को क्या कहते हैं, तो अच्छ, क्या कहते हैं, अच्छ। ये भी इसको नोट कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कि स्वर वर्ण को क्या कहते हैं, अच्छ कहते हैं।
या फिर ऐसे भी दे सकते हैं, अच जो है वह किस वर्ण को कहा जाता है? अच जो है वह स्वर वर्ण को कहा जाता है। अच किसे कहा जाता है? तो स्वर वर्ण को कहा जाता है। दूसरा है व्यंजन वर्ण। कौन सा? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को हम लोग हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। ठीक है ना। तो अब बताइए, स्वर को हम लोग क्या कहें? स्वर। स्वर को हम लोग क्या बोले? तो अच। क्या बोले? अच। फिर है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन को हम लोग क्या बोले? तो हल। क्या बोले? हल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में 12th क्लास में। ये वाला क्वेश्चन जो आपका पूछता है, ठीक है, देखने को मिलेगा कि स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ठीक है ना। तो स्वर को अच और व्यंजन को हल। चलो अब हम लोग परिभाषा देखते हैं कि स्वर वर्ण जो है वह किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे परिभाषा पे आते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वे वर्ण है जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर जो है वो वैसे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य यानी दूसरे वर्ण की आवश्यकता जो हमें नहीं होती है। ठीक है, जैसे में एक एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे में हम यहाँ पे लिखे हैं प। क्या लिखे हैं? प। तो प जो है ना वो, ये आपका हलंत लगा यानी आधा प हो गया और अ, तो इससे मिलकर बना है। यहाँ पे लिखते हैं पी। तो ये पी जो है वो आधा प प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग स्वर की सहायता ले रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो है वो व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यंजन। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वहीं डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे ओ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री री, यानी ये संस्कृत में ऐसे होता है। ठीक है ना। उसके बाद से री ए ए, ठीक है ना, ऐसे करके ओ भी होता है संस्कृत में। तो ये सब जो है आपके क्या है? इस सब स्वर वर्ण का उच्चारण है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें, अभी तक हम लोग क्या पढ़े एक बार देखते हैं। सबसे पहले आपको बताए वर्ण। क्या पढ़ाए हैं? वर्ण। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक आपको बताए कौन सा? तो स्वर। ठीक है ना, कौन सा बताए? तो स्वर। वर्ण के कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। दूसरा क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर को जो हम लोग अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। स्वर को क्या कहते हैं? अच। और व्यंजन को क्या कहते हैं? तो हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। ठीक है, अब संस्कृत में जो स्वर की संख्या होती है वह 13 होती है। कितनी होती है? 13। याद रखिएगा कि संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। तो यहाँ तक क्लियर। अच्छा ये बताइए, ये जो हम देखे वर्ण, वर्ण क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि ये जो स्वर्ण वर्ण हो गया कि जिसके उच्चारण में हम लोग किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा, जैसे मैं स्वर वर्ण के यहाँ पे इसकी संख्या गिनिएगा। देखिए अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री री, यानी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है ना, इसको ज्यादा समय लगता है। री ए ओ ओ। ठीक है, ये टोटल संख्या कितना हो गया? 13। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 13। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या जो है वो 13 होती है। आपको बता दिए स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13। ठीक है, अभी कौन कौन होती है तो इसको आप नोट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ दिया कि वर्ण की स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। ठीक है ना, किसकी? स्वर स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दे दिया 9 8, उसके बाद से 14 33।
ठीक है। तो इसमें कहीं भी 13 जो है वो संख्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया? 13। ये जो 13 है ना ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग? 9 के सामने जो है टिक लगाएंगे। कितना? 9। ठीक है ना। अब कैसे? तो इसका रीजन आप समझ लीजिए कैसे। तो ऐसे ही साधारण में अगर पूछ दे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 9 नहीं दिया ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13। लेकिन क्या होता है कि जो पाणिनि जी जो थे, जो संस्कृत ग्रामर के पिताजी कहलाते हैं, तो इनके महेश्वर सूत्र था। ठीक है ना। महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। तो ये महेश्वर सूत्र के अनुसार जो है वो 9 ही होते हैं। कितने? स्वर 9 होते हैं। तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि स्वर, ठीक है ना, स्वर की संख्या 13 और महेश्वर सूत्र के अनुसार 9। तो 13 या 9 में से कोई एक ऑप्शन आपका देगा एग्जाम में। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन में 13 दे दे या 9 दे दे। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो स्वर वर्ण की संख्या ऐसे हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट पे कि ये तो अब करें कि स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। अभी हम लोग संख्या देखे, ठीक है ना, कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 13 नहीं तो 9। लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे? तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है ना। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा जो आपका प्लुत स्वर है। कौन सा? प्लुत स्वर। ठीक है। तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन संख्या पूछेगा तब आप याद रखिएगा 9 या 13। ठीक है ना। 9 या 13। क्लियर। अभी हम लोग देखेंगे कि जो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो इसमें एक एक करके हम लोग इसको जो है वो पॉइंट के हिसाब से हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आता है ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लेंगे। देखिए, ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद कर सकते हैं। ह्रस्व स्वर किससे कहते हैं? तो जिन स्वर वर्ण के, क्योंकि इसमें स्वर वर्ण हम लोग क्यों कह रहे हैं, जो इसमें जो है हम लोग स्वर वर्ण जो है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्वर वर्ण कई प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो कर है कि ह्रस्व स्वर किससे कहते हैं? तो जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में, ठीक है, जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। देखिए, एक मात्रा कहने का मतलब क्या है कि जो आप पलक झपकते हैं ना, पलक झपकते हैं, तो एक बार पलक झपकने में आपका एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है ना। तो वही है कि जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगे। कितना? एक मात्रा का समय लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक है। गॉट ए पॉइंट कि अगर जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या जो होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या, वो 5 होती है। कितनी होती है? 5। ठीक है। अगर आप पढ़िए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 5। और ध्यान रखिए कि ह्रस्व स्वर को जन्म एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। अच्छा, ह्रस्व स्वर 5 कौन कौन होते हैं? देखिए, इसको पूरा समझिएगा। ओ हो जाएगा, ह्रस्व ई हो जाएगा, ह्रस्व उ हो जाएगा, री हो जाएगा, और ली हो जाएगा। ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी? 5। ठीक है। अच्छा, एक एक चीज और यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलेगा कि इससे जो है ना हम लोग मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। ठीक है। अब इससे क्या होता है, तो जो है ना वह संयुक्त स्वर बन जाते हैं। जैसे में ओ जोड़ ई, तो इसे मिलकर ए बन जाता है। फिर लिखते हैं अ जोड़ उ, इससे मिलकर ओ बन जाता है। तो ये सब जो है ना वो आपका संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है। और ये जो मूल स्वर है, ये जो मूल स्वर यही 5 होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। तो हर्ष स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। और इसे एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब अगला कॉन्सेप्ट है आपका दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। यानी अभी हम आपको बताएं कि वर्ण, ठीक है, वर्ण जो है वो 2 प्रकार के। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर आपको बताया स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। अगर मान लेते हैं कि 13 ऑप्शन में नहीं दिया तो कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, क्योंकि पाणिनि महेश्वर सूत्र के अनुसार आप 9 ही लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद से बताए कि जो स्वर वर्ण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है ना। कौन सा? ह्रस्व स्वर।
तो ये ह्रस्व स्वर आपको हम पढ़ा चुके। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, उसके बाद री और री। ठीक है, इसको जो है आप ह्रस्व स्वर में याद रखिएगा। उसके बाद से दूसरा आते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। किसमें? दीर्घ स्वर। कह रहा है कि जिन वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। ठीक है ना, इसमें क्या करें? 2 मात्रा का समय लगे। सबसे पहले हम लोग देखे ह्रस्व स्वर, उसमें क्या था? तो 1 मात्रा का समय लग रहा था। कितना? 1 मात्रा का समय लग रहा था। एक मात्रा, 1 मात्रा का समय लग रहा था। ठीक है, और इसमें हम लोग दीर्घ स्वर में क्या देखे? तो दीर्घ स्वर में जो है 2 मात्रा का समय लग रहा है। कितने? 2 मात्रा का समय लग रहा है। यानी जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अगर 1 मात्रा का समय लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे जो आप जो है वो ह्रस्व स्वर कहिएगा। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या जो हम लोग 5 देखे थे। कितना? 5। लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर की संख्या। तो संस्कृत में दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। तो ये 8 दीर्घ होते हैं, 5 ह्रस्व होते हैं, मिलकर टोटल कितने हो जाएंगे? तो 13। कितने? 13। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये जो दीर्घ स्वर होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और ह्रस्व को क्या कहते हैं? एक मात्रिक कहते हैं। दीर्घ को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। चलिए अब तीसरा हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर। ठीक है ना, प्लुत स्वर को देखते हैं कि जिन वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय अर्थात 3 मात्रा का समय लगे। कितने? 3 मात्रा का। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हम लोग क्या करते हैं? 2 मात्रा का समय लगे या 2 मात्रा से अधिक। ठीक है ना, 2 मात्रा से अधिक या 3 मात्रा का समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। ठीक है, इसका चिन्ह जो है ना वो 3 के आकार का जैसे होता है, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 3। तो ये जो है ना ये आपका प्लुत स्वर का होता है। और देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है कि इसका प्रयोग प्रायः किसी को पुकारने के लिए होता है। यानी किसी को बुलाना होता है तो उसको हम लोग जो है वह क्या करते हैं? प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे में हम लोग कहते हैं राम। क्या कहते हैं? राम। ठीक है, या फिर कहते हैं ओम। ऐसे तो 3 मात्रा का समय लगना चाहिए। ठीक है, ओम ऐसे। ठीक है, या फिर कहते हैं देखिए जैसे में ऐसे भी लग जाता है, अंत में भी लगता है। जैसे राम लिख दिए, राम। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो यहाँ से एक साधारण से क्वेश्चन ये आप ध्यान रखिएगा कि पुकारने के लिए। ठीक है ना, किसके लिए? पुकारने के लिए। पुकारने के लिए जब किसका प्रयोग किया जाता है? तो पुकारने के लिए जो है वो हमेशा प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अच्छा एक बार पूरा हम लोग इसको जो देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या इसमें से देखें। तो सबसे पहले आपको देखिए, आपको वर्ण पढ़ा है। कौन सा? वर्ण। तो वर्ण क्या था? तो शब्द का वह खंड जिसका फिर टुकड़ा ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। इसमें बताया कि स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? तो अच कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? तो हल कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद से हम लोग परिभाषा देखें। परिभाषा में हम लोग सीखे, परिभाषा को देखें। सबसे पहले बताए स्वर वर्ण। स्वर वर्ण बताए कि वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में इसकी संख्या जो है वो स्वर वर्ण की संख्या कितनी? 13। अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में 13 नहीं दे रहा है तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद से आपको बताया कि स्वर वर्ण भी। ठीक है ना, जो स्वर्ण वर्ण भी होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, स्वर वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो अब इसको हम लोग देखें कि आखिर कौन कौन स्वर वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे स्वर वर्ण के 3 प्रकार बताएं। कौन कौन तीनों प्रकार है? तो सबसे पहले आपका आया कौन सा? तो ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर। दूसरे नंबर पे आया दीर्घ स्वर और तीसरे पे आया प्लुत स्वर। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, और फिर ह्रस्व स्वर का हम मूल स्वर भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर बताए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? तो जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी पलक झपकने को हम लोग एक बार पलक झपकता है तो उसे हम 1 मात्रा कहेंगे। ठीक है ना, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 8। इस प्रकार से पूरा स्वर वर्ण की संख्या 13 हो जाता है। ठीक है ना, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है कि किस स्वर वर्ण का
जो प्रयोग है वो पुकारने के लिए किया जाता है, तो प्लुत स्वर का, किसका? प्लुत स्वर का, ठीक है ना। प्लुत स्वर का जो प्रयोग है वो किसी को पुकारने के लिए, किसी नाम को पुकारने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब आपको बताए थे, थोड़ा सा इसको समझिएगा, हम आपको बताए थे वर्ण। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर, स्वर, और दूसरा क्या था? व्यंजन। तो हम स्वर का अध्ययन कर चुके हैं, स्वर वर्ण पूरा पढ़ लिए कि स्वर जो है वो क्या होते हैं, तो जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोली जाती है, खुद स्वतः बोली जाती है, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 13। इसे क्या कहते हैं? तो अच कहते हैं। 13 ऑप्शन में नहीं देगा तो 9 देगा, ठीक है। उसके बाद से इसे अच कहते हैं। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। सबसे पहले क्या बताए? ह्रस्व। कौन सा? ह्रस्व। तो ह्रस्व की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। कौन कौन? इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके से फिर बताए दीर्घ। दीर्घ की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। फिर एक तीसरा आपको बताया है प्लुत। तो प्लुत का प्रयोग जो है सिर्फ पुकारने के लिए किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो वर्ण 2 प्रकार के। दूसरा नंबर पे आता है आपका व्यंजन वर्ण। कौन सा? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो अब इसकी हम लोग क्लास करेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। तो व्यंजन वर्ण का है कि वे वर्ण जिसके उच्चारण में, ठीक है ना, वे वर्ण जिसके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क। क्या लिखे? क। तो क को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए आधा क प्लस अ, इससे मिलकर यह क बना हुआ है, ठीक है। ये जो हम लोग क बोले तो क में किसकी सहायता हुआ? अ का सहायता हुआ, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे व्यंजन वर्ण, कि जिसमें हम लोग स्वर की सहायता लेते हैं उसके उच्चारण में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। कितनी? 33। और जो पहला हम लोग वर्ण के प्रकार पढ़े थे स्वर, तो स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है, ठीक है ना। तो व्यंजन की संख्या 33। और व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग देखे थे स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, वैसे व्यंजन वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से आप क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कितने? 25। देखिए क, क, ख, ग, घ, अंगा। तो इसको हम लोग क वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? क वर्ग, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोले? क वर्ग। फिर दूसरा देखिए च, छ, ज, झ, ञ। इसको हम लोग च वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? च वर्ग। उसके बाद अगला देखिएगा ट, ठ, ड, ढ, ढ़। इसको हम लोग ट वर्ग बोलेंगे। फिर त, थ, द, ध, न। इसको त वर्ग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? त वर्ग। और फिर आपका आएगा प, फ, ब, भ, म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो प वर्ग बोलेंगे, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। अंत अस्त व्यंजन में अब हम लोग देखेंगे। स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अंत अस्त व्यंजन। कौन सा? अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन क्या होता है? तो इसकी संख्या 4 होती है। कितनी? 4। अंत अस्त व्यंजन की संख्या 4। कौन कौन? य, र, ल, व, ठीक है। तो अंत अस्त व्यंजन की संख्या 4, ठीक है। इसके बाद से आएगा उष्म व्यंजन। कौन सा? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या देखेंगे तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, हाँ, ठीक है। तो ये आपका उष्म व्यंजन की संख्या होता है। तो ये जो है आपका टोटल व्यंजन हो गया। यानी व्यंजन में हम लोग क्या देखें? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। कितनी? 33। कैसे? तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे। तो देखिए स्पर्श कितने होते हैं? 25। कितने? 25। अंत अस्त कितने होते हैं? 4। उसमें कितने होते हैं? 4। तो 25, 4, 29, 29 और 4 33, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यंजन की संख्या कितना हो गया? 33 हो गया, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद से आता है आपका संयुक्त अक्षर, ठीक है ना। ये जो संयुक्त व्यंजन में देखते हैं तो आपका छ आता है, त्र, ज्ञ, स्र। ये क्यों कहा जाता है तो देखिए छ जो है वो क और स से मिलकर बना है, त्र जो है वो त जो र से मिलकर बना है, यानी इसमें तब फिर बाद में ओ आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ज्ञ जो है वो ज और ञ प्लस अ से मिलकर बना है, स्र जो है वो स यानी तालव्य स, र और फिर अ से मिलकर बना है, तो इसको हम लोग संयुक्त अक्षर कहेंगे। अच्छा अब बताइए कि संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी होती है, 4। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ये भी याद रखिएगा 4, ठीक है। अंतस्थ की संख्या 4। अब देखते हैं अनुनासिक, ठीक है ना। कौन सा, अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण की संख्या 5 होती है, कितनी होती है, 5। कौन कौन, तो अंग, इ, अर, न, म। तो अनुनासिक वर्ण की संख्या 5 होती है। चलिए उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे अयोगवाह वर्ण, ठीक है। कि अयोगवाह वर्ण क्या होता है, तो वह वर्ण जो न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है, यानी वह वर्ण जो न तो स्वर ही होता है और न ही व्यंजन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अयोगवाह वर्ण। तो अयोगवाह वर्ण जो होते हैं वह सबका 4 होते हैं। कौन कौन, तो एक अनुस्वार, विसर्ग, फिर एक और याद रखिएगा, 2 और याद रखिएगा। इधर जो आपका है वह अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, ठीक है, अनुस्वार विसर्ग। तीसरा जो आपका जिह्वा मूल्य, कौन सा, जिह्वा मूल्य। और चौथा जो आपका उपधमानी है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो अयोगवाह का प्रकार होता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग पूरा संख्या देखते हैं। सबसे पहले वर्ण, ठीक है ना। तो वर्ण हम लोग पढ़े सबसे पहले, इसमें आपका मिला स्वर, कौन सा, स्वर। तो स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या 13, कितनी, 13, ठीक है। उसके बाद से बताए स्वर 2 प्रकार के। सबसे पहले इसमें मिला ह्रस्व, कौन सा, ह्रस्व। तो ह्रस्व की संख्या कितना हो गया, तो ह्रस्व की संख्या आपका हो गया 5, कितनी, 5। फिर स्वर में ही आपको मिला दीर्घ, कौन सा, दीर्घ। तो ये दीर्घ की संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक है। तो स्वर की संख्या 13। अब स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व 5, दीर्घ 8। अब ये जो प्लुत होता है ना, स्वर का 3 प्रकार होता है, तो प्लुत का प्रयोग जो है सिर्फ पुकारने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे राम, ओम, ऐसे करके। उसके बाद से फिर हम लोग देखे व्यंजन, क्या देखे, व्यंजन। तो व्यंजन में हम लोग क्या क्या देखे, थोड़ा सा इसको हम लोग कवर करते हैं। तो व्यंजन की संख्या कितनी देखे, तो 33, कितनी, 33। उसके बाद से फिर बताए व्यंजन 3 प्रकार के। सबसे पहले मिला स्पर्श व्यंजन, कौन सा, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। तो ये स्पर्श व्यंजन आपका 25 होता है, कितना होता है, 25। फिर मिला अंतः अस्त, कौन सा, अंतः, अंतः अस्त, अंतः अस्त। ये कितने होते हैं, 4। कौन कौन, तो याद रखिएगा, य, र, ल, व, ठीक है। स्पर्श जो है वो क से म तक होते हैं। फिर मिला उष्म व्यंजन, कौन सा, उष्म, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या 4। कौन कौन, तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से एक और चीज आप समझ लीजिएगा कि हम लोग देखें संयुक्त अक्षर, कौन सा, संयुक्त, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, तो ये आपका 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4, ठीक है। कौन कौन, तो याद रखिएगा, कक्षा, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। और फिर हम लोग देखें अयोगवाह, अयोगवाह, अयोग, अयोग वाह। तो अयोगवाह में जो आप जो है वह 4 याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ण देखे। अब अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए सबसे जो मेन चीज है ना, ये वाला है उच्चारण स्थान, कौन सा,
उच्चारण स्थान, ठीक है। चलिए, तो हम लोग उच्चारण स्थान जो है ना वो भाग में बांट कर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान में किसके बारे में, तो स्पर्श व्यंजन को सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन में क से लेकर म तक आता है, यानी ये जो क वर्ग ऐसे करके देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो वो स्पर्श हो गया, क्या हो गया, स्पर्श हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप एक ट्रिक लिखिएगा, के टी एम डी ओ, ठीक है, KTM 2। तो सबसे पहले क वर्ग आता है, क्या आता है, क वर्ग। तो क वर्ग का उच्चारण से क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये जितने भी होते हैं ये सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। के से क्या होता है, कंठ, तो कंठ हो गया। फिर आपका आएगा च वर्ग, क्या आएगा, च वर्ग। तो च वर्ग का देखिए तालु होता है, क्या होता है, तालु। जैसे में च हो गया, छ, ज, झ, ञ, अगर ये सब पूछेगा तो तालु। फिर आएगा आपका ट वर्ग। तो ये जितने भी ट वर्ग होते हैं वो एम से क्या होता है, मुर्दा, यानी आप इसको लाइन से लिख लीजिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और फिर इधर लाइन से ही आप उसके सामने भी लिख लीजिएगा, KTMDO, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपका म वर्ग तक यानी स्पर्श पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब स्पर्श याद करने के बाद अब हम याद करेंगे कौन सा, तो अंतः अस्त, कौन सा, अंतः अस्त, ये सब इसको हम लोग याद करेंगे। चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अंतः अस्त में य, ठीक है। तो जो आप ऐसे लिखे रहिएगा, जैसे मैं रुकिए आपको बता रहे हैं, ये जो आप लिखे रहिएगा, KTMDO, ठीक है। इसको आप लिखे रहिएगा। तो आपको क्या करना है, म तक, क से तो म तक क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला लगा के याद करना है, तो एक जो है ना ये वाला खंड जो है आपको छोड़ देना है, ठीक है। और यहां से चालू करना है, य, य, र, ल, व, ठीक है। यानी एक खंड छोड़ देना है आपको, और फिर उसके नीचे से जो KTM 2 ट्रिक आप लिखे हैं, तो एक खंड छोड़ देना है, यहाँ पे इसको गैप रखना है, और फिर आपको नीचे से यहाँ से चालू करना है, य, र, ल, व, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कहने का मतलब, य का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, र का मूर्धा हो जाएगा, ल का दंत, व उष्ठ, ठीक है। अब इसके बाद से आएगा सर कि उष्म व्यंजन, ठीक है। इसके लिए हम लोग आते हैं, तो उसके बाद से क्या होता है, तालाब्य स, क्या होता है, तालाब्य स। तो फिर देखिए तालाब्य स हम लोग कहते हैं ना, तालाब्य, तो तालु होता है। तो यहाँ से फिर चालू करेंगे, तालाब्य स, मूर्धन स, दंत स। अब देखिए, तो अब एक चीज और कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, कि यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, ऊपर वाला लाइन को छोड़े थे के सामने, तो यहाँ पे हम लोग ओ को छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इसको खाली रखेंगे, और ऊपर जो इसको जो ले जाकर हम लोग भर लेंगे, तो ह हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार पूरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्या था, पूरा, इसको पूरा क्लियर करते हैं। के से आपका क वर्ग भी था, क्या था, क वर्ग। के से क्या था, तो पूरा क वर्ग था। टी से क्या था, तो जितने भी च वर्ग, च वर्ग, ठीक है। उसके बाद से एम से क्या था, तो जितने भी ट वर्ग थे। डी से क्या था, तो जितने भी ट वर्ग थे, ट वर्ग। और फिर ओ से क्या था, तो जितने भी प वर्ग थे। तो ये तो आसान है। ज़्यादा लगा के लिए बता दीजिए कि आपको क्या करना है, कि यहीं ट्रिक पे जाना है, और आपको एक खंड यहाँ से छोड़ देना है, और फिर य लव आपको बैठा लेना है। इससे य हो गया, र, ल, व, तालाब्य स, मृदंश, दंश, ठीक है। अब इसको कहिए कि सर ये लाइन से नहीं बैठा, तो आपको तो इतना याद होगा ना कि तालाब्य से कहते हैं तालु, मूर्धन से कहते हैं तो मूर्धा, दंत से कहते हैं दंत। तो नीचे वाला इधर जो हम लोग ऊपर छोड़े थे, तो दूसरा खंड नीचे वाला छोड़ देंगे, ऊपर वाला भर लेंगे, तो ह तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से याद हम लोग को क्या करना है, तो अ आ को कैसे याद करना है, ठीक है। तो देखिए अ आ को हम लोग यही ट्रिक पे जाएंगे, और देखिए इसको हम लोग कैसे बैठाते हैं।
तो आ को याद करने के लिए हम लोग यही ट्रिक आ गया, ट्रिक जो है आपका क्या था, तो ट्रिक यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग जूम करते हैं। देखिए हम लोग को याद करना तो आ को ऐसे ही हम लोग याद करेंगे। जैसे यहाँ पे ई तुम्हारा ट्रिक में क्या हो गया, तो के हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, टी हो गया, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे डी हो गया और ये तुम्हारा ओ हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गया। अब जो है वो आ को जोड़ा में बैठाते जाएंगे। जैसे ओ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, री, री, री यानी बड़ी ई है, री है। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ से आएंगे तो ऊ यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, यानी देखिए पूरा यहाँ से बैठ गया ट्रिक पे, ये जो है वो पूरा जो आपका ट्रिक पे बैठ जाएगा। आ तो कंठ हो जाएगा, ह्रस्व ई, दीर्घ ई तालु हो गया, री फिर एक और दीर्घ री है तो ये मुर्दा हो जाएगा, ली दंत हो जाएगा, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके वजह से बचा क्या, तो बच गया आपका यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या बचा है, तब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से ए, ठीक है ना, क्या बचा, तो ए ओ औ, तो ये दो को बच गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से हम समझते हैं। तो देखिए ए जो है ना, ए किससे मिलकर बना है, तो ओ प्लस ह्रस्व ई से, ओ प्लस ह्रस्व ई से क्या मिलकर बना है, ए किससे मिलकर बना है, तो ओ प्लस दीर्घ ई से। ठीक है, तो ओ मतलब ये जो बना है ओ से मिलकर बना है, किससे, ओ से मिलकर बना है, ई जो है वो ई से मिलकर बना है। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये तालु होता है। ठीक है, तो इस दोनों को मिला देंगे तो कंठ तालु हो जाएगा। ठीक है, और ओ पर अब हम लोग समझ लेते हैं, यही कंसेप्ट ओ पर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ओ है, तो ओ किससे मिलकर बना है, ओ से मिलकर बना है प्लस ऊ से मिलकर बना है। ठीक है, ओ और ऊ से मिलकर बना है ओ। ठीक है, और ये जो देखिएगा ओ किससे मिलकर बना है, तो ओ प्लस दीर्घ ऊ, यहाँ पे ओ था तो ह्रस्व ओ था। ठीक है, अब इसका उच्चारण हम लोग समझते हैं, ओ का हो जाएगा कंठ, क्या हो जाएगा, कंठ, और ऊ का क्या हो जाएगा, तो ओष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओष्ठ, इसलिए इसको कंठोष्ठ कहेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है आपका पूरा व्याकरण का जो पॉइंट हुआ। अब इसके बाद हम अगला क्लास में जो है अगला हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम लोग कल में इतना देखें, इस सभी को जो आप नोट्स बना लीजिएगा, जितना कुछ भी है। कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप जो मैसेज कर सकते हैं इसके पीडीएफ वगैरह के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट